हेलो। 8वीं क्लास के बच्चों का आपके साइंस की क्लास के किताब के तीसरे पार्ट के संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक के वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम संश्लिष्ट रेशों और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। संश्लिष्ट रेशों का जिक्र हमने 7वीं क्लास में थोड़ा सा किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले मोटी बात हम ये समझ लेते हैं कि संश्लिष्ट का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि मनुष्य द्वारा पूरी तरह से बिना प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किए जो रसायनों की सहायता से वस्तुएं तैयार की जाती हैं उन्हें संश्लिष्ट कहा जाता है। और प्लास्टिक शब्दों से आप परिचित हैं। हमारे घर में प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं हैं। अगर आप उनकी लिस्ट बनाने लगोगे तो काफ़ी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। रेशों के बारे में हमने 6ठी क्लास में भी पढ़ा था, 7वीं क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था। रेशे किसी धागे की और छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, लड़ियाँ सी होती हैं, उनको रेशे कहा जाता है। रेशों को आपस में लपेट कर या काट कर जो है जब बनाया जाता है उसे धागा कहते हैं। तो पाठ की शुरुआत हम कपड़ों से करते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं वो धागों से बने होते हैं और धागे रेशों से बने होते हैं। और रेशों को हमने इस पाठ में जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो मोटे तौर पे प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में रेशों को बांटा गया है। प्राकृतिक रेशों के बारे में हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 7वीं क्लास में हमने रेशम के कीट से प्राप्त रेशम के धागे के बारे में पढ़ा था। ऊन जो कि भेड़ों के शरीर से उनके बालों को काट के धोकर उसका संसाधित करके जो तैयार की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। कपास के गोलक की इसके बारे में हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था। ये पौधा होता है जिसे कि उगाकर उसके फूलों को तोड़ के उसमें से जो है फूलों को निकाला जाता है, उससे कपास तैयार की जाती है। ऊन जो होती है ये भेड़ों के शरीर से बालों को काट के गर्मी की शुरुआत के मौसम की शुरुआत में और उसको जो है सफाई करके उसको संसाधित करके तैयार किया जाता है। जूट एक प्रकार का पौधा होता है, उसके तने को गलाकर हम जो है उसका संशोधित करके फिर उससे जो है जूट के रेशे तैयार करते हैं, जिससे कि रस्सियाँ इत्यादि तैयार की जाती है, चारपाई वगैरह तैयार की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कृत्रिम रेशों की। कृत्रिम रेशों आपकी किताब में कृत्रिम की मैंने परिभाषा पाठ की इस वीडियो की शुरुआत में ये बता दी थी कि मानव निर्मित पूरी तरह से रासायनिक पदार्थों से जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं उन्हें कृत्रिम कहा जाता है। तो हमारे इस पाठ में एक्रिलिक, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन और टेरिकॉट, इनके बारे में आपकी किताब में बताया गया है, पाठ में बताया गया है। सबसे पहले हम रेयॉन की बात करते हैं। रेयॉन एक प्रकार का मानव निर्मित रेशम के समान धागा होता है, लेकिन ये सिल्क के समान ही चमकीला होता है। इसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है। इसे काष्ठ की लुगदी के रसायन के द्वारा ट्रीटमेंट के बाद इसको तैयार किया जाता है। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सिल्क जो प्राकृतिक सिल्क होता है वो बड़ा महंगा होता है। उसकी तुलना में मनुष्य ने जो है उसके जैसे गुणों के समान एक दूसरा रेशा तैयार किया है, जिसे कि कृत्रिम रेशम कहते हैं। इसको रेयॉन भी कहा जाता है। ये काष्ठ की लुगदी, जो लकड़ी की जो लुगदी होती है, उसके रासायनिक उपचार के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब रेयॉन के साथ अगर हम इसमें कपास को मिला दें तो उनको मिलाने के साथ हम हमारे घर में बिस्तर की जो चादरें होती हैं वो इस प्रकार के कम्बिनेशन से तैयार की जाती हैं। ऐसे ही रेयॉन के साथ अगर हम ऊन को मिला दें तो इससे हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कालीन या गलीचे इत्यादि से तैयार किए जाते हैं। आपको पता है कि बिस्तर की चादर थोड़ी नरम होती है
और कालीन या गलीचा जो होता है वो थोड़ा सा इसकी तुलना में सख्त होता है, कठोर होता है। अब इसी पाठ में हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर भी कहते हैं। क्या चीज़ होती है ये? वास्तव में जैसे माला जो होती है, माला में बहुत सारे मोतियों को एक धागे के अंदर पिरोया जाता है, बहुत सारे मनकों को एक बड़ी श्रृंखला में पिरोया जाता है। उसी प्रकार की व्यवस्था को बहुलक कहते हैं। अब हमारे ये जो कृत्रिम रेशे हैं, ये भी एक प्रकार से इकाइयों का एक बड़ा समूह होता है। उन इकाइयों को एकलक कहते हैं। मैंने बता दिया, पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मतलब कई और मर का मतलब इकाइयाँ। अब सबसे पहले जो पूरी तरह से मानव निर्मित बिना प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किए जो रेशा तैयार किया गया था वो नायलॉन था। नायलॉन को न्यूयॉर्क और लंदन, 2 शहरों के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया था, इसलिए उन दोनों के नाम को जोड़कर नॉय लॉन तैयार किया जाता है। नॉय से मतलब न्यूयॉर्क और लॉन का मतलब लंदन। 1931 में इसको प्राप्त करने में सफलता हुई थी। और इसको किससे तैयार किया गया था? कोयले, जल और वायु, इन तीनों को मिला के जो है नायलॉन को तैयार किया गया था। ये मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला संश्लिष्ट रेशा था। नायलॉन के बारे में आप सबको पता है कि नायलॉन के गुण क्या है। एक तो ये मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इसे खींचा जा सकता है। हल्का भी होता है और चमकीला भी होता है। और धुलने में बड़ा आसान होता है, बड़ी जल्दी इसके बने हुए वस्तुएं धुल जाती हैं, जल्दी सूख जाती हैं। और क्योंकि ये मजबूत होता है इसलिए इसकी सहायता से पैराशूट या चट्टानों की जो रस्सियाँ होते हैं उनको तैयार किया जाता है। जुराबें भी नायलॉन से तैयार की जाती हैं। तंबू, टूथब्रश, स्लीपिंग बैग्स और कारों की जो सीट के पट्टे होते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बहुत छोटा लिखा हुआ है, कारों की सीट के पट्टे इत्यादि जो है इससे तैयार किए जाते हैं। और ये इतना मजबूत होता है कि इस्पात से भी ज़्यादा मजबूत नायलॉन के रेशे को माना जाता है। अब हम दूसरे प्राकृतिक कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। पॉलीएस्टर, पहले की तरह जैसे मैंने बताया था, पॉली का मतलब बहुत सारी, एस्टर का मतलब, ये एस्टर एक रसायन होता है। जो हमारे पके हुए जो फल होते हैं उनमें से जो गंध आती है वो गंध एस्टर के समान होती है। तो एस्टर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। बहुत सारे रासायनिक पदार्थों की इकाइयों से जो तैयार होता है उस रेशे को पॉलीएस्टर कहते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है, एस्टर की बहुत सारी इकाइयों से तैयार संश्लिष्ट रेशे को पॉलीएस्टर कहा जाता है। पॉलीएस्टर की विशेषता ये होती है कि ये चमकीला होता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती और इससे बना हुआ वस्त्र सपाट रहता है। इससे कमीज़ें और हमारे वस्त्र परिधान इत्यादि तैयार किए जाते हैं। पॉलीएस्टर की कुछ किस्में होती हैं, जैसे कि टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है इसको बहुत ही, ये भी चमकदार होता है, बहुत ही महीन रेशों में इसको जो है बुना जा सकता है। एक दूसरी प्रकार का पॉलीएस्टर पीईटी है, पेट। ये पैड थोड़ा सा मजबूत होता है, इसीलिए इसकी सहायता से बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार इत्यादि तैयार किए जाते हैं। अगर ऐसे ही पॉलीकॉट, ये पॉलीएस्टर की ही कुछ वेरिएशंस हैं, पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। तो टेरिलीन और कॉटन को मिला के टेरिकॉट तैयार होता है। और ऐसे ही पॉलिएस्टर में ऊन को मिला के पॉलीवूल तैयार होता है। और पॉलीकॉट के बारे में तो मैंने बता दिया, कॉटन की बहुत सारी इकाइयों को मिला के पॉलीकॉट तैयार किया जाता है। तो एक्रिलिक, इनके बारे में पढ़ने के बाद तुम्हें मैं बता दूं कि एक्रिलिक भी एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा होता है। ये ऊन के समान होता है। हमारे सर्दी के मौसम में हम ऊन के बने वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सभी वस्त्र जो होते हैं ऊन के नहीं होते, उनके समान एक दूसरे प्रकार का रेशा होता है जिसे कि एक्रिलिक कहते हैं।
इससे भी जो है वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये ऊन से सस्ते होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। और इन संश्लिष्ट रेशों की एक विशेषता क्या है कि ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊ होते हैं, और यदि इनको जलाया जाए तो जलने पर ये पिघलने लगते हैं, ये इनका गुण है। लेकिन ये जो जलने पर पिघलने वाली जो बात होती है ये हानिकारक भी होती है, क्योंकि संश्लिष्ट रेशों से बने हुए वस्त्रों को हमें हमारे घर में, रसोई घर में इत्यादि में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यदि दुर्घटनावश अगर आग लग जाए तो ये पिघलने लगते हैं और हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। ये एक प्रकार का इनका हानिकारक गुण भी है संश्लिष्ट रेशों का। अच्छा, जितने भी अभी तक हमने संश्लिष्ट रेशों के बारे में बात करी वो सारे के सारे पेट्रोलियम का एक जो कच्चा पदार्थ होता है उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। अर्थात हमारे संश्लिष्ट रेशे पेट्रोलियम के पेट्रो रसायन से प्राप्त किए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है हमने पढ़ी, जल्दी सूखते हैं। जितने भी हमारे संश्लिष्ट रेशे हैं सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग अधिक किया जाता है। इस पाठ के दूसरे भाग में हमारे हमारे जो है प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम अपने घर में प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं की लंबी सूची बनाए, जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, तो एक लंबी सूची बन जाती है। चाहे वो हमारे रसोई हो, हमारे बाथरूम हो, हमारा घर हो। मैं उदाहरण के तौर पे कुछ नाम ले देता हूँ, जैसे कि कुर्सी हो गई, मेज़ हो गई, और हमारे बाथरूम में बाल्टी हो गई, मग्गा हो गया, हमारे रसोई में इसके बनी हुई कटोरियाँ हो गई, प्लेटें हो गई, गिलास हो गए। और इसके अलावा हमारे घर में जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल हो गए, और हमारे घर में जो प्रेस होती है उसका हैंडल हो गया। इसके अलावा हमारे घरों में जो विद्युत की व्यवस्था होती है, जो तारें होती हैं, तारों के ऊपर जो कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। ऐसे ही जो है हम प्लास का इस्तेमाल करते हैं, प्लास का जो हैंडल होता है उसके ऊपर भी प्लास्टिक चढ़ा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। कुर्सी मेज़ के बारे में तो तुम्हें मैंने बता ही दिया। हमारे पेन जो बने होते हैं वे भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उस प्लास्टिक को कहते हैं जो कि लंबी इकाइयों के बने होते हैं, लेकिन वे लंबी इकाइयाँ एक लंबी रेखा में जुड़ी होती हैं, अर्थात इकाइयों की एक रेखीय व्यवस्था होती है लंबाई में। और दूसरे प्रकार के वो प्लास्टिक होते हैं जिसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये इकाइयों की लंबाई, ये इन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है, इनकी रेखीय व्यवस्था भी होती है, रेखीय के साथ में क्रॉस व्यवस्था भी होती है। इससे क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक को यदि हम गर्म करें, क्योंकि ये लंबी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, इसकी व्यवस्था इकाइयों की लंबी रेखा में है, तो ये जल्दी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में दोनों प्रकार की होती हैं, रेखीय भी व्यवस्था भी होती है और क्रॉस व्यवस्था भी होती है, इसलिए ये गर्म करने पर आसानी से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं मुड़ पाता। अब यहाँ पे पहले हम प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक के बारे में मैंने अभी बताया कि ये जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है उसमें वो एक लंबी रेखीय व्यवस्था होती है, इसलिए ये गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन, हमारे घरों में जो पन्नियाँ इस्तेमाल होती हैं पॉलीथीन की, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड। इसके अलावा हमारे घरों में जो खिलौने होते हैं, कंघियाँ होती हैं, बर्तन जो होते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्योंकि मैंने जैसे यहाँ बताया कि ये जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है उसमें दोनों प्रकार की व्यवस्था होती है, एक लंबी रेखीय व्यवस्था भी और क्रॉस व्यवस्था भी होती है। तो एक बार इसलिए जिस सांचे में इनको डाल दिया जाए तो गर्म होने के बाद इनको दोबारा नहीं पिघलाया जा सकता। इनसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन। ये ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं, इसीलिए बेकेलाइट से बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, हमारे जैसे कि हमारे घर में तवा होता है, तवे का हत्था, कुकर होता है उसका हत्था,
या जो प्रेस होती है उसका हैंडल, ये सब जो है बेकेलाइट के बने होते हैं। स्विच भी हमारे बेकेलाइट के बने होते हैं। मेलामाइन दूसरे प्रकार का एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इससे फर्श की टाइलें तैयार की जाती हैं, बर्तन भी तैयार किए जाते हैं, कपड़े भी तैयार किए जाते हैं, जो कि हल्के सस्ते होते हैं। अब एक मोटी बात यह है कि टेफ्लॉन टेफ्लॉन एक दूसरे प्रकार का टेफ्लॉन एक दूसरे प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये इसमें तेल इत्यादि नहीं चिपकता, इसलिए हमारे खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर इसकी एक कोटिंग की जाती है, जिससे कि तेल वगैरह जो है धातु से नहीं चिपकते। और इस पार्ट के अब क्योंकि प्लास्टिक की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मेलामाइन हालांकि गर्म होने पर प्लास्टिक पिघल जाता है, लेकिन फिर भी जो आग बुझाने वाले कर्मी होते हैं वो मेलामाइन की बनी हुई वस्त्रों को ही पहनते हैं, क्योंकि मेलामाइन जो है आग का कुछ अलग होता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता। और इतनी सारी विशेषताओं के बारे में, प्लास्टिक सस्ता भी होता है, हल्का भी होता है और टिकाऊ भी होता है। इसका बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि अगर हम हॉस्पिटल में देखें तो जो हमारे चिकित्सक होते हैं वे दस्ताने प्लास्टिक के बने हुए पहनते हैं, सिरिंजेस प्लास्टिक की बनी होती हैं, और घावों को सीने के लिए जो धागे का इस्तेमाल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। तो बहुत हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है प्लास्टिक। लेकिन जहाँ पर ये एक अनिवार्य हिस्सा है, इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। क्या कमियाँ हैं? पहली बात तो ये कि हमने दो प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ा था, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय वे होते हैं जिनको कि जो कि मरने के बाद, ख़राब होने के बाद जिनको मिट्टी में दबा दिया जाए तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका निम्नीकरण कर दिया जाए, अपघटन कर दिया जाए, उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसा पदार्थ होता है कि ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, सूक्ष्म जीव इसका निम्नीकरण नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे सालों तक प्लास्टिक मिट्टी में दबा दो तो ऐसा का वैसा ही रहता है। एक और नुकसान की बात क्या है कि यदि प्लास्टिक को जलाया जाए तो इसमें से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि वायु प्रदूषण करती हैं। आप सबने देखा होगा कि कई लोग सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए टायर वगैरह को जला देते हैं, तो टायर के जलने से कितना धुआं उठता है जो कि हमें सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न करता है। इसीलिए ये प्लास्टिक जो है एक तरफ उपयोगी भी है, वरदान भी है, लेकिन अभिशाप भी है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, घातक है। तो सरकार आजकल हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कहती है कि हम जब भी बाज़ार में जाएं तो जूट का बना हुआ थैला लेके जाएं, क्योंकि अगर जब हम बाज़ार में जाते हैं तो प्लास्टिक की बनी हुई पन्नियों में सामान लेके आते हैं। ये प्लास्टिक की बनी हुई पन्नियाँ हानिकारक होती हैं, क्योंकि इनको यदि हम जैसे हम बिस्कुट खा लिए, टॉफ़ियाँ खा ली, या कोई भी दूसरे खाद्य पदार्थ को खा के उनके रैपर्स को हम दाएँ बाएँ फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। अगर गलियों में फेंक देते हैं तो जो कूड़ा करकट बनता है, आवारा पशु यदि इनको खा लें, गाय भैंस वगैरह इनको खा लें, तो ये उनकी श्वास नली में जाके, उनके गले में जाके चिपक जाते हैं, जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके पेट में अस्तर बन जाता है, वो फिर खाना इन सारे कारणों से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और यदि इनको नालियों में फेंक दिया जाए तो ये पानी को आगे नहीं जाने देती, जिससे कि पानी का बहाव रुक जाता है, पानी फिर सड़कों में फैल जाता है, गलियों में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो है बीमारियां फैलती हैं, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ये पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक होता है। तो हमें बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए 4 प्रकार के आर के बारे में सोचना चाहिए। आर 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 और ये आर। पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्लास्टिक की ज़रूरत ही कम पड़े। दूसरे आर का मतलब होता है रीयूज़, यानी कि हमारे घरों में जो प्लास्टिक की वस्तुएं आती हैं, प्लास्टिक की बॉटल आती हैं, हमें प्रयास करना चाहिए उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको दोबारा इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए।
तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है जो हमारे घरों में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनको इकट्ठा करके कबाड़ी को दे के कबाड़ी उनको फिर जो है आगे जाके बेच देता है, बड़ी फैक्ट्री में जाके उनको दोबारा से उनका पुनर्चक्रण किया जाता है। इस उस व्यवस्था को रिसाइकिल कहते हैं। और ये आखिरी चौथे आर का मतलब होता है रिकवर। ये रिकवर जो है शब्द रिसाइकल से ही बना हुआ है, यानी कि उनको जो है पुनर्चक्रण करने के बाद दोबारा से प्लास्टिक को दूसरी वस्तु तैयार की जा सकती हैं। तो ये मैंने आपके सामने तीसरे पार्ट की कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने बताई हैं। फटाफट इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक हमारा टॉपिक है तीसरे पार्ट का। कपड़े धागों से बनते हैं, धागे रेशों से बनते हैं। दो प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक के बारे में हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। रेशम, जूट, ऊन, कपास इसके कुछ उदाहरण हैं। कृत्रिम रेशों में एक्रिलिक, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन और टेरिकॉट हैं। रेयॉन को जो है कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि इसके गुण प्राकृतिक रेशम की तरह जैसे होते हैं। ये काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार के द्वारा तैयार किया जाता है। रेयॉन में कपास मिला दें तो इससे बिस्तर की चादरें तैयार होती हैं। ऊन मिला दें तो कॉलिन या गलीचा तैयार होता है। बहुलक, अंग्रेजी में इसको पॉलीमर कहते हैं। ये जिस प्रकार से माला में बहुत सारे मोती जुड़े होते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारी रासायनिक इकाइयों को जोड़ के एक बड़ा जो समूह होता है उसे बहुलक कहते हैं। हमारे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। नायलॉन कोयले, जल और वायु का बना हुआ मानव द्वारा पूरी तरह से पहला संश्लिष्ट रेशा था जो कि 1931 में तैयार किया गया था। ये काफ़ी लचीला होता है, मजबूत होता है, हल्का होता है, चमकीला होता है, धुलने में आसान होता है। इसीलिए इसका उपयोग पैराशूट, चट्टानों की रस्सियाँ, जुराबें, तंबू, टूथब्रश, स्लीपिंग बैग, कारों की सीट में जो पट्टे होते हैं इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजबूती का मैंने बता दिया कि ये इस्पात से भी अधिक मजबूत माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। नायलॉन के अलावा पॉलिएस्टर, एस्टर के बहुत सारी इकाइयों से तैयार किया एक संश्लिष्ट रेशा होता है। इसकी विशेषता है कि सिलवेटर नहीं पड़ती, इसमें कमीजें तैयार की जाती हैं इससे और दूसरे वस्त्र परिधान तैयार किए जाते हैं। टेरिलीन भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसे को महीन रेशों में बुना जा सकता है। पैट, ये भी पॉलिएस्टर है। बोतलें, बर्तन, फिल्म इत्यादि इत्यादि से तैयार किए जाते हैं। पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर में कपास मिला के तैयार किया जाता है। पॉलीवूल, पॉलिएस्टर में ऊन मिला के तैयार किया जाता है। टेरिकॉट, टेरिलिन में कॉटन मिला के तैयार किया जाता है। इन सब से जो है हमारे वस्त्र परिधान तैयार किए जाते हैं। एक्रिलिक एक दूसरी प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है जो कि ऊन की तरह है, समान होता है लेकिन सस्ता होता है। सर्दियों में इससे जो है वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये विशेषता मैंने बता दी कि संश्लिष्ट रेशे जलने पर पिघल जाते हैं और आग लगने पर शरीर से चिपक जाते हैं। संश्लिष्ट रेशे पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ, कच्चा माल पेट्रोल रसायन से तैयार किए जाते हैं, सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं। फिर आखिरी में प्लास्टिक के बारे में तुम्हें मैंने बता दिया। दो प्रकार के प्लास्टिक हमारी किताब में दे रखे हैं। उदाहरण के तौर पर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो लंबी इकाइयों की एक व्यवस्था होती है, जिसको गर्म करके करें तो दोबारा से जो है उसका मुड़ तोड़ जाता है, विकृत हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, खिलौने, कंघियाँ, पात्र इत्यादि। दूसरी व्यवस्था है थर्मोसेटिंग वाली, जिसमें सरल रेखीय व्यवस्था भी होती है और क्रॉसिंग में भी इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। तो ये एक बार जिस सांचे में ढल जाएं उसके बाद गर्म करके इनको नहीं पिघलाया जा सकता। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं जैसे कि बेकेलाइट, मेलामाइन। ये बेकेलाइट से बिजली के स्विच तैयार किए जाते हैं। बर्तनों के हत्थे तैयार किए जाते हैं क्योंकि ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। मेलामाइन से फर्श की टाइलें, बर्तन, कपड़े इत्यादि तैयार किए जाते हैं। मेलामाइन आग का कुचालक होता है, इसलिए आग बुझाने वाले कर्मियों के वस्त्र भी इससे तैयार किए जाते हैं। टेफ्लॉन से तेल और चिकनाई की नहीं चिपकती, इसलिए हमारे खाने पकाने के बर्तनों की सतह उसे तैयार में उसकी परत लगाई जाती है। आखिरी में प्लास्टिक ये वरदान भी है क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं इससे तैयार की जाती हैं, सस्ता होता है, टिकाऊ होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया भी इससे नहीं कर रासायनिक अभिक्रिया भी हमारे रासायनिक पदार्थ इससे नहीं करते, इसलिए भंडारण के काम भी आता है। लेकिन ये जैव हितैषी नहीं है क्योंकि ये अनिम्नीकरणीय है, पर्यावरण के लिए घातक है क्योंकि अगर इसको जलाया जाए बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। आखिरी में 4 आर के बारे में बताया है। पहले आर का मतलब
रिड्यूस यानी कि कम उपयोग, दूसरे आर का मतलब रीयूज, घरों में चीज़ आ जाए तो उसको दोबारा से इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे आर का मतलब रिसाइकल यानी कि उसका पुनर्चक्रण, और आखिरी में है पुनर्चक्रण के बाद दोबारा से उसको प्राप्त किया जाना। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसको देखने के बाद तीसरे पार्ट का एक बार अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना और पार्ट के पीछे के जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो करने का प्रयास करना। एक बात मैंने पहले भी रिपीट की थी, यदि संजय सर ने आपको ये क्वेश्चन करवा रखे हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर देखें और पाठ को दोबारा पढ़ें। थैंक यू।